आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी दिसंबर वाली बारिश। छवि निगम लखनऊ में रहती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं और बहुत सा सामाजिक कार्य भी करती हैं कई एनजीओ से जुड़कर। यह दिसंबर का लगभग खात्मा था और दोपहर ढलने का वक्त। बुंदेलखंड के उस रेतीले इलाके में के मुस्तफ़ा का था, जो पिछले कुछ महीनों से अकेला यहीं बना हुआ था। पैरों में घिसी घुमावदार जूतियां, बदन पर ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहने और सर पर पगड़ी नुमा छींटदार कपड़ा लपेटकर घूमने वाला खाना बदोश मुस्तफ़ा बाहर से किसी सख्त और अबूझ पहेली जैसा लगता है, पर भीतर से किसी बेहद प्यारे, बिल्कुल अबोध बच्चे जैसा है। उस वक्त वो उस मैदान से गुजरती हुई सड़क के किनारे उकड़ू बैठा हुआ अपने दोस्त आशू का इंतजार कर रहा था। वो इसी कस्बे में एक बड़े से मकान में रहता है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और इस सड़क के पिछले कोने पर जो लाल रंग का मकान है, रोज दोपहर को वहीं ट्यूशन पढ़ने आता है। वहीं से वो रोजाना मुस्तफ़ा से भी मिलने चला आता है। 7 साल के आशू और 40 साल के मुस्तफ़ा की ये दोस्ती खासी बेमेल है, पर है बिल्कुल खालिस, क्योंकि नन्हे आशू के मासूम दिखते सवालों के पीछे की ख्वाहिशों को मुस्तफ़ा बखूबी समझ लेता है और बुंदेलखंडी में दिए उसके जवाबों को आशू से मिलना मुस्तफ़ा के लिए बिल्कुल ऐसा है मानो इस बयाबान में सुकून की छाया मिल जाए। जैसे भाएं भाएं करती उदासी में खनखनाता हुआ हंसी का कोई टुकड़ा लुढ़क आए, जैसे सख्त तलुओं के नीचे अचानक से मुलायमियत का एक कतरा आकर बिछ जाए, जैसे उसकी सख्त खुरदुरी हथेली पर पिघलती बर्फ गुदगुदी कर जाए। अब वो कुछ परेशान था, क्योंकि आशू कल आया नहीं था, परसों भी नहीं। जाने क्या बात थी। बीच बीच में वो रेत में एक ढूह की आड़ से झांकता और निराशा से नीचे जमीन पर एक टहनी से लकीरें खींचने लगता। ये टहनी उसने पास के ही एक कीकर के झाड़ से तोड़ी थी, जो लगभग सूख चुका था। लंबे अरसे से यहाँ बारिश हुई नहीं थी, इसलिए उसके हरे भरे होने के कोई आसार थे भी नहीं। फिर भी वो रोज इस झाड़ में पानी डालता और झुककर दुलार से बुदबुदा देता, बरसे हैं, पानी बरसे हैं। ऐसा ही बावरा और दिल का बेहद भोला था मुस्तफ़ा। कभी किसी भटकी चींटी को हथेली पर उठाकर उसे उसके झुंड से मिलाने को खुद दिन भर भटकता, कभी रात भर से खोई बकरी के सुबह मिल जाने पर उसे प्यार से झिड़कते हुए सहलाता, काहे किते फिरत रही रात भर। तो कभी रातों में ठंडी रेत के बिछौने पर लेटा हुआ आसमान में किसी अलग थलग पड़े तारे को ढूंढता रहता, जो शायद अपने परिवार की तलाश में अकेला भटकता होगा, उसी की तरह। या फिर वो तारा शायद आशू की तरह होगा, भरे पूरे परिवार में एक अकेला बच्चा। लेकिन इस वक्त तो इंतजार करते करते अब वो उदास हो चला है। कुछ दूर सरक रहा घोंघा भी 2 हाथ बढ़ चुका, लेकिन सड़क पर आशू का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं। मुस्तफ़ा के जहन में वो दिन उभर आया जब पहली बार वो आशू से मिला था। गोल गोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें लिए वो उनके डेरे में घूमते हुए अचानक मुस्तफ़ा से टकरा गया था। आपकी माला कितनी सुंदर है। उसकी आवाज के भोलेपन ने मुस्तफ़ा के कदम रोक लिए थे। तुम? उसने पूछा था तो बच्चे ने दूर पेड़ से टिकी लाल साइकिल की तरफ इशारा कर दिया। मैं आशू, वो मेरी साइकिल, अभी ट्यूशन से आया। आप यहाँ टेंट लगा के पिकनिक कर रहे हो ना? पिकनिक? मुस्तफ़ा एक बार की हंस पड़ा और हंसता ही चला गया। पिछली बार वो ऐसे कब हंसा था उसे याद ही नहीं। सालों पहले, शायद बचपन में, तब जब माई ने गुदगुदाया होगा, या शायद बाबा ने हवा में गोल गोल घुमाया होगा। इस ख्याल ने उसे संजीदा कर दिया।
फिर आशु के साथ यहाँ किसी को न देखकर उसकी भवें सिकुड़ गईं। आशु झट से बोला, मैं अकेले जाता हूँ स्कूल, फिर ट्यूशन, बिग बॉय हूं ना। पापा क्लिनिक में रहते हैं, मम्मा ऑफिस। खूब प्यार करते हैं, पर मुझे घर में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। यहाँ बैठ जाऊं प्लीज। मुस्तफ़ा उसे देखता रह गया। बचपन में अपने प्यार से बिछड़कर जिस अकेलेपन से वो जूझता रहा था, उसी की झलक उसे उस बच्चे की आंखों में भी दिखाई दी थी। वो उसे मना नहीं कर पाया था, बल्कि धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में शामिल करता चला गया था। बंदर मामा पहन पजामा दौड़े दौड़े आए, सुनाते हुए आशु के गालों में पड़ता गड्ढा, कल सपने में ना एक बदमाश अंकल दिखा मुझे, कहते हुए उसके चेहरे पर छाया डर सब उसके दिल में जगह बनाते चले गए थे। पिछले कुछ दिनों से तो उसने रट लगा रखी थी, इस साल क्रिसमस हॉलिडेज पे हम ना गोवा जाएंगे घूमने। पता है, प्रॉमिस किया है पापा ने। सांता क्लॉज भी वहीं आएगा मेरी गिफ्ट लेकर, और ना हम न्यू ईयर भी वहीं मनाएंगे। ये सब कहते हुए उसके चेहरे की चमक मुस्तफ़ा के दिल को भी गर्मा जाती। उसका मन होता कि वो नए साल तक यहीं रुक जाए, आशु को खुश देखकर ही यहां से जाए। यही वजह थी कि जब एक एक करके उसके सारे बंजारे साथी चले गए, वो वहीं रुका रह गया था। लेकिन आशु पिछले 2 दिनों से नहीं आया था और अब उसे चिंता होने लगी थी। आज भी सड़क के किनारे बैठे बैठे उसके पैर सुन्न होने लगे। निराशा से भरा मुस्तफ़ा उठ खड़ा हुआ। टहनी फेंक कर उसने मुरझाई कोपलों वाले कीकर में बोतल उड़ेली और पानी को रेत में जज्ब होते देखता रहा। तभी उसे मोड़ पर साइकिल से आता आशु नजर आया। मारे उतावली के मुस्तफ़ा उसी ओर दौड़ पड़ा और आगे बढ़कर हैंडल थाम लिया। दोनों कुछ पल चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, फिर मुस्कुरा दिए। मुस्तफ़ा ने पूछा, लेमन जूस खाओ, और उसके बालों में उंगली फिरा दी। आशु ने संजीदगी से ना में सर हिला दिया तो अपने ढीले ढाले कुर्ते की जेब में हाथ डालते डालते वो रुक गया। यह क्या हुआ? आशु का ना करना तो नई बात थी। आज पहली बार उसका चेहरा इतना उतरा लग रहा था। अपना निचला होंठ हल्के हल्के दांतों तले दबाते हुए आशु की भवें सिकुड़ी हुई थीं और गोल गोल चेहरा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। का भयो? पूछते हुए उसका सीधा सादा दिल घबरा रहा था। बंजारों के कोई तय ठौर ठिकाने कहाँ होते हैं। उनके पैरों में तो जैसे चक्कर बंधे होते हैं। मुस्तफ़ा भी ऐसा ही एक फक्कड़ और मस्तमौला इंसान था, लेकिन एक बच्चे की टुकुर टुकुर ताकती आंखों ने उसे बांध लिया था। आज आशु की उन्हीं आंखों में उदासी की बदली देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। काहे परीक्षा में नंबर नीक नहीं मिले का? उसने धड़कते दिल से पूछा। आशु कुछ कहने को हुआ, फिर ना में सर हिला दिया। बैग उठाकर पीछे लटकाया, कीकर की जड़ में अपनी वाटर बॉटल से बचा हुआ पानी लुढ़काया और फिर डेरे की दूसरी तरफ तालाब की ओर बढ़ गया। उसके पीछे चलते चलते मुस्तफ़ा ने कोशिश जारी रखी। ता फिर कलम हिरा गई का? आशु ने जबड़े कस लिए। आंसू की एक बूंद उसके गाल पर ढुलक आई, जिसे उसने जल्दी से मुंह फेर कर पोंछ लिया। रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थरों को और भी तेजी से ठोकर मारते हुए वो आगे बढ़ गया। मुस्तफ़ा का चेहरा उतर गया। वो तो आज भी उस भूले बिसरे एहसास को तरसता था जिसमें उसकी माई की ममता भरी छुअन थी, बाबा का स्नेह भरा हाथ उसके सर पर था। पिछले कोई 30-32 सालों से वो गली मोहल्ले इसीलिए भटकता रहा था कि कोई उसे पहचान ले, मेरा बच्चा कह के गले लगा ले। लेकिन आशु का तो भरा पूरा परिवार था। माँ की ममता, पिता का स्नेह, अथाह रुपया पैसा, सब कुछ था, बस वक्त नहीं था। कोई नहीं था जो उसका अकेलापन दूर कर सके, उसकी उलझनें सुलझा सके, उसकी बातें सुन सके। जबकि मुस्तफ़ा से वो बेझिझक जाने कितने सवाल पूछ लिया करता था। तुम्हारे पापा मम्मा कहाँ हैं मुस्तफ़ा? मैं भी ऐसे टेंट हाउस में क्यों नहीं रह सकता? इस तालाब में एस फॉर शिप क्यों नहीं चलता? जुगनू दिन में अपनी लालटेन कहाँ छिपा के रखते हैं जो मक्खियां नहीं ले जा पाती? फूलों को कलर कौन करता है? और तितलियों को? तुम्हारे हाथों की लाइंस
मेरी लाइन से डार्क क्यों है? मेरे मुझे कब भी आएंगी? पापा मम्मी और मैं कभी साथ साथ खाना क्यों नहीं खाते? घूमने क्यों नहीं जाते? मेरी बातें कौन सुनेगा बताओ? बस इस आखिरी सवाल का जवाब देना मुस्तफ़ा के लिए सबसे आसान था। मैं? आशु ने सर टेढ़ा करके उसे मासूमियत से देखा था। सच्ची ना? मुस्तफ़ा अचकचा गया। कैसे बताता कि मम्मा पापा, कलर, लाइन, प्यार, इस सब के बारे में वो कुछ नहीं जानता। वो बस एक घुमंतू आदमी है जो चंद टूटी फूटी बातें करना ही जानता था। फिर भी आशु को जवाब देना जरूरी था, सो उसने कह दिया, कैसे के मैं तो और साथी हूं। साथी यानी दोस्त। इस बात पर खिलती आशु की मुस्कान मुस्तफ़ा के भीतर तक उतरती चली जाती। लेकिन आज आशु का खामोश रुख जता रहा था कि उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। तब फिर गोवा जाए के लाने खरीदारी नहीं भाई का? वो नीली जैकेट का भाई? पूछते हुए मुस्तफ़ा ने उसे गुदगुदा दिया। लेकिन बजाय हंसने के आशु की आंखें छलक आईं। पापा मम्मी बिजी हैं, हम गोवा नहीं जा रहे। कितना अच्छा होता अगर दुनिया में सब छोटे ही रहते, भोले और मासूम। अगर बड़े हो भी जाते तो कम से कम अपने बच्चों के दिल को तो समझते। किसी पौधे की तरह उसे प्यार से सींचते, उसके रास्ते से खरपतवार हटाते और उसे अपनी मर्जी से बढ़ने देते। लेकिन आशु के माँ पापा ये सब कहाँ समझते थे। अपने बच्चे के लिए सारी सुविधाएं जुटाकर सबसे अच्छे स्कूल और ट्यूशन, साथ में क्रिकेट खेलकर उसके दांव पेच नहीं सिखाए थे, पार्क में झूला झुलाने नहीं ले गए थे, उससे जो ढेरों वादे किए थे उन्हें कभी पूरा नहीं किया था। मुस्तफ़ा जितना इस बारे में सोचता उतना ही उसका मन भीग जाता और आशु के मम्मी पापा पर बेहद गुस्सा भी आता। कितना खुश था आशु के पहली बार सब साथ में वक्त बिताएंगे, कार्निवल देखने जाएंगे, उस होटल में रुकेंगे जहां सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री होगा। ये वादा उसके पापा ने किया था। सेंटा क्लॉज उससे मिलकर खास गिफ्ट देने वाले हैं, ऐसा मम्मा ने बताया था। बीच पर पार्टी करते, क्रूज में घूमते, वो सब छुट्टियां मनाएंगे, ये सोचकर कितनी तैयारियां कर रहा था वो। अपनी ड्राइंग कॉपी भी दिखाई थी उसने, वो जिसके पन्ने पर उसने हरे रंग का एक खूबसूरत पेड़ बनाया था, बर्फ के फाहों से ढका, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ। उसके पीछे एक चमचमाती बग्गी थी और लाल कपड़ों में बड़ा सा झोला कंधे पर टांगे सफेद दाढ़ी मूछ में एक आदमी भी था। लेकिन वक्त न होने का वास्ता देकर कितनी आसानी से उन्होंने अपने नन्हे बच्चे का दिल तोड़ दिया था। आशु के झुके चेहरे को देखकर मुस्तफ़ा के गले में भी न जाने कितने अनबहे आंसू इकट्ठा होने लगे। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। आशु के पापा मम्मी जो बड़े नामी डॉक्टर थे, उनके आगे तो वो अपनी जुबान तक नहीं खोल पाता। फिर भी वो अपने साथी, अपने दोस्त का दिल हल्का तो कर सकता था। दिसंबर की उस सर्द शाम तालाब किनारे ये दोनों अपने अपने में उलझे बैठे हुए थे। मुस्तफ़ा ने कुछ कंकड़ तालाब की ओर उछाल दिए जो तलहटी में जमा जरा से पानी में गुड़प हो गए। आवाज से चौंक कर चट्टान के पीछे बैठे एक मेढक ने अपनी बड़ी सी आंख खोलकर उनको देखा और डुबुक से पानी में कूद गया। आशु मुस्कुरा पड़ा। उसके गदबदे चेहरे पर गुलाबीपन आ गया और बाल माथे पर कुछ बिखर गए। मुस्तफ़ा भी मुस्कुरा दिया। काय मुड़ा रहे है, ओका तोरे घरे आओ चाहिए ना। आशु ने पूरे जोर से दाएं बाएं सर हिलाया। नहीं आ सकता घर सेंटा, पापा कॉन्फ्रेंस में बाहर जा रहे हैं और मम्मी को घर में क्रिसमस ट्री लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। कहते कहते वो सुबक पड़ा। सेंटा आते तो मेरी विश पूरी कर देते। मुस्तफ़ा का दिल पसीज उठा। तक आभा तो क्रिसमस ट्री यहाँ बन जाइए, आओ और सेंटा आते आ जाइए। कहते हुए उसने आशु के कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्तफ़ा से लिपट गया। उसकी आंखें कंदील की तरह चमक गईं।
22 दिसंबर की उस ठंडी शाम को तालाब के किनारे बैठे दोनों दोस्तों की हालत अब बिल्कुल जुदा थी। मुस्तफ़ा की बाहें पकड़े आशू की आंखों में जैसे ज़माने भर का भरोसा था। आएंगे ना सैंटा क्रिसमस ट्री के पास गिफ्ट रखने? कुछ हचकचाया हुआ मुस्तफ़ा तालाब की सतह पर बनती गोलाइयों को देख रहा था। इस बच्चे का भोला भाला यकीन जैसे उसकी ख्वाहिश को भी जगा रहा था। उसके जहन में फिर घूम रहा था ओढ़नी से ढका, नथ पहने, उसके गाल चूमता माई का धुंधला सा चेहरा, लोरियां सुनाती उनकी मीठी सी आवाज, बाबा के मजबूत कंधे जिन पर बैठकर वो कभी मेला देखने गया था, और जिगर को चीरती वो तकलीफ जब उसे एहसास हुआ कि वो मेले में अपनों से बिछड़ चुका था, हमेशा के लिए खो गया था। आज भी वो अलग अलग नामों से गुहारता है ऊपर वाले को, अपने परिवार से मिलाने की भगवान से मिन्नतें करके सिसकता है, अल्लाह से लड़ता है, सीने पर क्रॉस बनाकर दुआ मांगता है। इसी उम्मीद ने उसे बंजारा बना रखा है। वो समझता है कीमत उम्मीद की, अपनी और आशू की भी। उन्हें टूटते नहीं देख सकता। उठते हुए मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। काहे आशू, परो है ना 24 दिसंबर, तोर सांता तबे आई है का? नजरें नीची किए आशू ने हाँ में सर हिला दिया। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। हो ठीक है, वो बाबा लाल पोशाक वाला जरूर आई है यहाँ। फिर खिलखिलाते आशू को साइकिल के पास पहुंचाने के बाद मुस्तफ़ा तुरंत काम में जुट गया। शाम को वो गत्ते के ढेरों रोल, चिकने और पतंगी कागज की गड्डियां, बेंत के डंडे, खूब सारा गोंद और आशू को उपहार में देने के लिए नई गेंद भी ले आया। रात भर योजना बनाता रहा और सुबह सुबह पास वाले मैदान में भी पहुंच गया। आज का दिन बेहद ठंडा था। मुस्तफ़ा की हथेलियां तक सुन्न पड़ रही थीं। कड़कड़ाती सर्दी को नजरअंदाज करके उसने अपने कुर्ते पर पुरानी वास्केट पहनी, कानों पर गमछा कसा और क्रिसमस ट्री बनाने में जुट गया। सबसे पहले मोटे गत्ते को काटकर उसने वैसे ही आकार का पेड़ बनाया जैसा आशू की कॉपी में देखा था। फिर उस पर हरा चिकना कागज चिपकाकर उसे बांस के सहारे रेत में खड़ा कर दिया। उसके आसपास थर्मोकोल के टुकड़े बिखेर दिए जो बिल्कुल बर्फ के गोलों जैसे लग रहे थे। उसके बांध की रस्सी पर लाल, पीले, हरे, बैंगनी रंगों की झंडियां चिपकाकर उसे आसपास के पेड़ों पर कीलें ठोककर ऊपर छत जैसी बना दी और पेड़ पर भी लपेट दिया। पूरा दिन कहाँ गुजर गया उसे होश ही नहीं था। चमकीले कागजों को काट काट कर उसने सितारे बनाए और उनमें डोरियां बांधकर पेड़ पर घंटियों और रंग बिरंगे बल्बों के साथ लटका दिए। वो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर वाले पोस्टर भी ले आया था। नीचे खूबसूरत रिबन में लपटे डब्बे में आशू की गिफ्ट भी रख दी। गुब्बारे फुलाने और ट्री को अंतिम रूप देने का काम उसने कल के लिए रख दिया। वो बेतरह थक चुका था, पोर पोर दुख रहा था, लेकिन वो बहुत खुश था। कभी गिरजे में सुना था, नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ, चरनी में यीशु जन्मा है। उसे ही वो आल्हा के अंदाज में गाया जा रहा था। उसके दिल में जागी उम्मीदों की रोशनी आने वाले नए साल को भी जगमगाने वाली थी। आधी रात में मुस्तफ़ा चौंक कर उठ बैठा। बाहर तूफान आया था। बादलों की गड़गड़ाहट से उसका टेंट थरथरा रहा था। तेज बारिश की वजह से पानी जगह जगह से टपकने के साथ साथ नीचे से भी आ रहा था। फटी आंखों से घुप अंधेरे को ताकता मुस्तफ़ा खटिया के एक कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसके दोनों हाथ सीने पर और जबड़े उस चीख पर कसे हुए थे जो उसके अंदर कहीं उबल रही थी। अपने असबाब के भीग जाने से ज्यादा तकलीफ उसे क्रिसमस ट्री के बर्बाद हो जाने से थी। क्या हर बार ऐसा ही एक तूफान आकर उसकी उम्मीदों को कुचल डालेगा, उसके हौसलों को छिन्न भिन्न कर डालेगा? क्या वो भटकता रहेगा उम्र भर? क्या उसके और आशू के सारे यकीन ऐसे ही खोखले साबित होते चले जाएंगे? कल वो सारी फांसें जो उसके हाथ पैरों में इधर उधर धस गई थीं, इस वक्त उसके दिल में पैबस्त हो रही थीं। कहते तो हैं कि दिसंबर की बारिश भी बड़ी मुफीद होती है क्योंकि उसके बाद हरियाली फूट पड़ती है।
लेकिन मुस्तफा के सामने सिर्फ अंधेरा था। शायद भोले भाले आशु को समझाने के लिए वो कोई कहानी गढ़ भी ले, लेकिन खुद के लिए क्या करेगा। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी, तेज हवाएं चलने लगी थीं। दोपहर तक धूप सब कुछ पूरी तरह सुखा चुकी थी, लेकिन उस क्रिसमस ट्री को नहीं जो पूरी तरह से कीचड़ में लिथड़ चुका था। पूरे दिन और रात वो घुटने में सर दिए बैठा रहा। इसी उदासी में 24 दिसंबर भी आ गया। दिन ढलने के वक्त मुस्तफा ने जैसे तैसे खुद को उठाया। वो तय कर चुका था कि आज शाम को आखिरी बार वो आशु से मिलेगा और फिर निकल जाएगा कहीं और, कहीं दूर। अचानक आशु की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। मुस्तफा, मुस्तफा! वो कुछ समझता इससे पहले आशु उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचते ले जा रहा था। अरे जल्दी चलो ना! लड़खड़ाते हुए वो सड़क तक पहुंचा और हैरान खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने क्रिसमस ट्री खड़ा था। आशु तालियां बजाते उछल रहा था, चिल्ला रहा था, ये! मारे हैरत और खुशी के मुस्तफा की आंखें भीग गईं। ये तो वाकई जादू था। इतना सुंदर नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो सूखा पड़ा कीकर जिसमें वो दोनों पानी डाला करते थे, पिछले 2 दिनों में अचानक जैसे जी उठा था। उसमें छोटी छोटी धानी हरी खुरखुरी सी पत्तियां निकल आई थीं, जिन पर झंडियों, चमकीली पन्नियों वाले सितारे और लट्टुओं और गुब्बारों की पूरी लड़ लिपट गई थी, जो शायद तेज हवाएं मैदान से इधर उड़ा लाई थीं। वही सरसराती हवाएं अब तालाब के किनारे पड़ी घंटियों से गुजरकर ऐसी आवाजें निकाल रही थीं मानो उधर से घंटियां बजाते कोई गुजर रहा हो। आशु दौड़कर गिफ्ट के डब्बे के पास पहुंच गया। दोनों की हैरानी दोगुनी हो गई। ठंड से बचने को न जाने कहां से एक छोटा सा पिल्ला उसमें घुस गया था। रिबन में उलझे उस पपी को आशु ने उठाया तो कूं कूं करते हुए वो उसके हाथ चाटने लगा। आशु खिलखिला पड़ा। सैंटा ने कितनी अच्छी गिफ्ट दी है। अब मैं घर पे अकेला नहीं रहूंगा, इसके साथ खेलूंगा, है ना मुस्तफा? मुस्तफा भला बोलने की हालत में कहां था। कभी वो आशु को देखता, कभी अधकचरे से सजे धजे कीकर के पेड़ को और उसमें झूलते गीले फटे हैप्पी न्यू ईयर के पोस्टर को। इस वक्त उसके चेहरे पर जिंदगी की सबसे मीठी मुस्कुराहट थी और आंखों में जाते दिसंबर की सबसे प्यारी बारिश। बस इतनी सी थी ये कहानी।